एप्लीकेशन वायरल मल्टीप्लिकेशन ये 10 मार्क क्वेश्चन में आता है माइक्रोबायोलॉजी में, वेरी एम पे क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वायरस होता है इसमें बायोसिंथेटिक एंजाइम नहीं पाए जाते या कम पाए जाते ड्यू टू लैक ऑफ बायोसिंथेटिक एंजाइम। अब जो वायरस है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट बाय टेकिंग अवर बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू सिंथेसाइज। तो यानी इसमें क्या किया जाता है कि ये क्या करता है, जो वायरस होता है वो होस्ट की मशीनरी को यूज़ करता है, इसके लिए बायोकेमिकल जो मशीनरी है उसको यूज़ करता है रेप्लिकेशन के लिए। जो वायरस होता है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरस प्रोजेनी। तो हमने देखा कि ये जो वायरस होता है इसमें बायोसिंथेटिक एंजाइम्स लैक होते हैं, इसीलिए ये होस्ट की बायोकेमिकल मशीनरी को रेप्लिकेशन के लिए यूज़ करता है। वायरस होता है इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ वायरस प्रोजेनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर वायरस रेप्लिकेशन इज कंटेन इन द वायरल न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जो कि वायरस रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है वो किस में रहती है, न्यूक्लिक एसिड में, वायरल के न्यूक्लिक एसिड में। अब रेप्लिकेशन साइकिल को हमने 6 फेज में बांटा है, एड्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, अनकोडिंग, बायोसिंथेसिस, मैच्योरेशन एंड रिलीज। तो सबसे पहला एड्जॉर्प्शन यानी अटैचमेंट। द वायरस कम इन कॉन्टेक्ट विथ द सेल बाय रैंडम कोलिजन। जैसे वायरस में कोलिजन हुआ तो ये रैंडम कोलिजन के द्वारा भी कॉन्टेक्ट में आ सकता है, पर उसके जो होस्ट सेल है उससे एड्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो कैसे होगा, मीडिएटेड होगा वायरस सरफेस स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन और अटैचमेंट इज मीडिएटेड बाय द बाइंडिंग ऑफ वायरस सरफेस स्ट्रक्चर, जो नॉन एज लीड, जो वायरस के सरफेस स्ट्रक्चर है उस पर लिगेंड पाए जाते हैं, और जो होस्ट सेल पे जो क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर। तो सेल सरफेस पे रिसेप्टर थे और वायरस के सरफेस पे जो स्ट्रक्चर थे उसे लिगेंड कहा। इन दोनों के बीच में एड्जॉर्प्शन होगा, अटैचमेंट होगा। अब जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसमें क्या होता है, हीमाग्लूटिनिन ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। तो जो हीमाग्लूटिनिन है वो किस में पाया जा रहा है, इन्फ्लुएंजा में। तो स्पेशली तो सेलिक एसिड रेसिड्यू ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर, यहाँ पे एग्जांपल दिखाए हैं, जैसे कि हीमाग्लूटिनिन सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है, ये किससे बाइंड होगा, सेलिक एसिड रेसिड्यू ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर साइट ऑफ द सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियल। जो होस्ट की रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर था, उससे बाइंड होगा कौन सा, हीमाग्लूटिनिन सरफेस स्ट्रक्चर ग्लाइकोप्रोटीन। फिर HIV वायरस होता है, उसमें अटैचमेंट कहाँ पे होता है, तो वायरल सरफेस वायरस के सरफेस पे क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन GP120, ठीक है। GP120 और CD4 रिसेप्टर जो होस्ट सेल में क्या पाए जाते हैं, CD4 सेल रिसेप्टर। तो होस्ट सेल के CD4 रिसेप्टर और जो HIV का क्या है, GP120 एंड वो ग्लाइकोप्रोटीन, उसके बीच एड्जॉर्प्शन होता है। पेनिट्रेशन में क्या होगा, जैसे ही अटैच हो गया वो, अब वायरस जो है पार्शियली में भी इंगल्फ, आंशिक रूप से इंगल्फ कर लिया जाता है होस्ट सेल के द्वारा बाय द मैकेनिज्म फेगोसाइटोसिस के द्वारा। तो इसको बोलते हैं वायरोपेक्सिस, ठीक है। वायरोपेक्सिस यानी फेगोसाइटोसिस हो रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव इन केस ऑफ द इन्वेलप वायरस, जो वायरस इन्वेलप वाले हैं तो इन्वेलप में फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। जिन वायरस में क्या पाई जा रही है, इन्वेलप, वो हमारी होस्ट सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे क्या हो जाते हैं, उससे उसके द्वारा जुड़ वो हो जाता है, वहाँ पे फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर जिससे क्या निकलेगा, न्यूक्लियोकैप्सिड रिलीज़ होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोकैप्सिड रिलीज़ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर अनकोडिंग, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टेपिंग द वायरस ऑफ इट्स आउटर लेयर। यहाँ पे क्या होगा, ये जो वायरस की आउटर लेयर है वो क्या होगी, स्टेपिंग होगी कैप्सिड टू रिलीज़ द न्यूक्लिक एसिड, जिससे वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो रिलीज़ हो जाएगा। विथ मोस्ट वायरस अनकोडिंग इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम ऑफ द होस्ट सेल। हमारे होस्ट सेल में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम, तो वो अफेक्ट करता है इस अनकोडिंग की प्रोसेस को। यहाँ पे ये डायग्राम से क्लियर समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले जो कंप्लीट वायरस था इसमें एड्जॉर्प्शन हुआ, फिर इसका क्या हुआ, अंदर चला गया पेनिट्रेशन,
फिर अनकोटिंग के द्वारा जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर है, वो हट गई, अनकोटिंग हो गई। उसके बाद अगली स्टेज पे आते हैं बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस में क्या होगा कि अनकोटिंग के बाद जो वायरल जीनोम है, ये बायोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए होस्ट की मशीनरी को यूज़ करेगा। तो जो नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म है होस्ट सेल का, वो रुक जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, और डायरेक्ट द सिक्वेंशियल प्रोडक्शन ऑफ वायरल कंपोनेंट, यानी अब क्या प्रोडक्शन होगा, वायरस के जो कंपोनेंट है वो उनका प्रोडक्शन होगा। इन द जनरल द न्यूक्लिक एसिड जीनोम ऑफ मोस्ट डीएनए वायरस इज सिंथेसाइज्ड इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस। अब देखिए इसमें ये बोला है कि जो जनरल बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जीनोम होता है ना, जो मोस्ट ऑफ द डीएनए वायरस, जो डीएनए वायरस है उनका न्यूक्लिक एसिड का जीनोम कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पोक्स वायरस, इसका साइटोप्लाज्म में होता है। उसी तरीके से सारे जितने भी आरएनए वायरस होते हैं उसका जो जीनोम है वो किस में सिंथेसाइज होता है, साइटोप्लाज्म में। पर इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ऑर्थोमेक्सोवायरस और पैरामेक्सोवायरस, रेट्रोवायरस, ये इनका नहीं होता। फिर वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ऐसा बोला। फिर बायोसिंथेसिस की स्टेप, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा वायरल न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम वायरल न्यूक्लिक एसिड, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन, फिर एमआरएनए से प्रोटीन, फिर वो जो रेप्लिकेशन होने लगेगा वायरल न्यूक्लिक एसिड का, और फिर प्रोटीन बन जाएंगे, लेट प्रोटीन बने, पहले प्रोटीन बने फिर लेट प्रोटीन बने, जिन्हें स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहा जाता है। इसके बाद मैच्योरेशन होगा, यानी जब द वायरल न्यूक्लिक एसिड और उसका कैप्सिड पॉलीपेप्टाइड है, ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, असेंबल होंगे, इकट्ठे होंगे, तो कैप्सिड, पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लिक एसिड, ये असेंबली होगी इनकी, जिससे क्या बनेगा, डाटा वायरस। द असेंबली टेक प्लेस इन न्यूक्लियस में भी हो सकती है, जैसे हार्पिस वायरस, एडिनो वायरस की जो असेंबली होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। और जो साइटोपिको आरएनए वायरस और पॉक्स वायरस जो है उसकी साइटोप्लाज्म में असेंबली होती है। इन केस ऑफ इन्वेलप वायरस के केसेस में क्या होता है कि इन्वेलप जो कहाँ से आया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डेराइव होता है इन्वेलप वायरस के केसेस में, जैसे कि हार्पिस वायरस। एंड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि अगर न्यूक्लियस में असेंबली हुई तो वहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आ जाएगा इन्वेलप, और अगर साइटोप्लाज्म में असेंबली हुई तो उससे कहाँ से आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आएगा। फिर रिलीज़, तो इन्वेलप वायरस जो है वो बाहर जाएंगे, रिलीज़ होंगे किससे, बर्डिंग की क्रिया के द्वारा, ठीक है। जितने भी इन्वेलप वायरस है वो बर्डिंग की प्रोसेस के द्वारा रिलीज होते हैं फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द होस्ट सेल इज़ यूजुअली नॉट अफेक्टेड, जो इन्वेलप वायरस है ये होस्ट सेल को अफेक्टेड नहीं करते, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि पोली वायरस हो गए, ये अफेक्ट करते हैं बर्डिंग की प्रोसेस में। नॉट ओनली डैमेज, ये डैमेज ही नहीं करते बल्कि लाइसिस भी कर देते उस होस्ट सेल का। इन केस ऑफ बैक्टीरियल वायरस, जैसे कि बैक्टीरियोफेज हो गया, तो ये भी रिलीज होते हैं होस्ट सेल को लाइसिस करके, ठीक है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा, उसके बाद लाइसिस होते हैं। इक्लिप्स फेज क्या होती है, तो जैसे ही पेनिट्रेशन हुआ ना, तो स्टेज ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू होस्ट सेल, जैसे ही पेनिट्रेट किया तो जब तक फर्स्ट इन्फेक्शन अपीयरेंस नहीं होगा तब तक अपन को कोई वहाँ पे देखने को मिलेगी, तब तक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं जब तक कि फर्स्ट इन्फेक्शन ना हो। तो दिस पीरियड इज़ नोन एज इक्लिप्स फेज, इसे इक्लिप्स फेज कहा जाता है। इक्लिप्स फेज जो होती है उसका ड्यूरेशन 15 से 30 मिनट होता है। और यहाँ पे ये डायग्राम दिखा है कि कंप्लीट वायरस जो है, फिर एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, इसके बाद जो है न्यू जेनेटिक कोर का जो कैप्साइडल प्रोटीन है वो बन गए, मैच्योरेशन एंड असेंबली, रिलीज ऑफ कंप्लीट वायरस से बाहर आ गए। फिर ये दूसरा डायग्राम जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह रेप्लिकेशन को दिखा रहा है। तो कैसे अर्ली, सबसे पहले ये जो अर्ली प्रोटीन बने, फिर लेट प्रोटीन बने, ये सब हमें दिख रहा है।